लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में, यानी इस विस्तृत चर्चा में, हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो इस ठोस और अपरिवर्तनीय वाली धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। हाँ, आज का हमारा स्रोत बहुत ही दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। हमारे पास आज एक बहुत ही अद्भुत विजुअल माइंड मैप वाली पीडीएफ है। मतलब ये दस्तावेज 1951 से लेकर 2023 तक भारतीय संविधान में हुए 1 से 106 संशोधनों की पूरी कहानी बयां करता है, और वो भी बहुत ही रचनात्मक चित्रों के जरिए। और ये महज कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है। एकदम नहीं। इसीलिए आज का हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। शुरुआत में ही ना एक बहुत ही शक्तिशाली विजुअल है। एक खुली हुई किताब है जिसके चारों ओर एक वोटिंग बॉक्स, एक हथौड़ा यानी जज का गैवेल और भारत का नक्शा बना है। हाँ, ये संविधान के बुनियादी अंगों को दिखा रहा है। पर इसकी ठीक बगल में जो चित्र है ना, वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाया गया है जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक गई हैं, और वहां एक वाक्य लिखा है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये सांस लेता है और विकसित होता है। ये बहुत ही खूबसूरत रूपक है ना? पर अब यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद किसी के भी दिमाग में आएगा। देश का सर्वोच्च कानून तो अडिग होना चाहिए। मतलब अगर कानून ही रोज बदलने लगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? फिर इसकी तुलना एक ऐसे पेड़ से क्यों की गई है जो लगातार अपना आकार बदल रहा है? देखिए, ये रूपक बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। एक पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं, जो उसे तूफानों में टिके रहने की स्थिरता देती हैं। हाँ, एक बेस देती हैं। बिल्कुल। ये जड़ें हमारे संविधान के मूल सिद्धांत हैं, जैसे लोकतंत्र, समानता और न्याय। लेकिन पेड़ की जो शाखाएं हैं वो मौसम, हवा और समय के साथ बढ़ती हैं, मुड़ती हैं और नई दिशाएं लेती हैं। अच्छा, तो शाखाएं समय के साथ बदल रही हैं। हाँ, जरा सोचिए, जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, तब भारत की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी वास्तविकताएं क्या थीं? आज की दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। वही तो। पिछले 7 दशकों में जो 106 संशोधन हुए हैं, उन्होंने दरअसल भारत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को समय की जरूरतों के हिसाब से नया आकार दिया है। मतलब एक मजबूत लोकतंत्र के जीवित रहने का रहस्य उसकी कठोरता में नहीं है, तो किस चीज में है? उसके लचीलेपन में। अगर कोई कानून समय और समाज के साथ खुद को नहीं ढाल सकता तो वो टूट जाता है। यानी ये पेड़ हर नए दशक की चुनौतियों के हिसाब से नई शाखाएं निकाल रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन ये विकास का सफर कोई सीधा और शांत सफर तो रहा नहीं है। एकदम नहीं, काफी उथल पुथल रही है। हाँ, अगर हम इस पीडीएफ के अगले हिस्से को देखें तो वहाँ एक तराजू बना हुआ है। मुझे विजुअल बहुत दिलचस्प लगा। मतलब तराजू के एक पल्ले पर मौलिक अधिकार रखे हैं जिन्हें एक मजबूत ढाल के रूप में दिखाया गया है, और दूसरे पल्ले पर सामाजिक न्याय है, जिसे खेती के औजारों से दर्शाया गया है। और यहाँ पहले संशोधन जो 1951 में हुआ और चौथे संशोधन का जिक्र है। अब यहाँ मुझे थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। क्या मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय एक ही दिशा में काम नहीं करते? मतलब एक आम नागरिक के लिए तो दोनों ही जरूरी है ना? फिर इस विजुअल में इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने एक टकराव की स्थिति में क्यों दिखाया गया है? बहुत ही वाजिब सवाल है। यहीं पर जो कागजी आदर्श हैं और जो जमीनी हकीकत है, हाँ, वो आपस में टकराते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, सिद्धांत रूप में दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, लेकिन 1950 के दशक के भारत की जो जमीनी हकीकत थी ना, वो बहुत अलग थी। उस समय देश में जमींदारी प्रथा हावी थी। हाँ, वो तो था। स्थिति ये थी कि कुछ गिने चुने लोगों के पास हजारों एकड़ जमीनें थीं, जबकि लाखों किसान पूरी तरह से भूमिहीन थे। तो सरकार चाहती थी कि जमीन का समान बंटवारा हो, जो कि सामाजिक न्याय की मांग थी। मतलब वही खेती के औजार जो तराजू के एक तरफ हैं। बिल्कुल। लेकिन समस्या ये थी कि संविधान ने उस वक्त नागरिकों को संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया हुआ था, यानी तराजू के दूसरी तरफ वाली वो ढाल। एक सेकंड, इसका मतलब है कि अगर सरकार जमीन बांटने के लिए जमींदार से जमीन लेगी तो जमींदार कहेंगे कि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है? एकदम सही पकड़े आप। तो ये तो ऐसा हो गया कि सरकार आम भलाई के लिए मान लीजिए एक अस्पताल या सड़क बनाना चाहती है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी जमीन देने से मना कर दे क्योंकि संविधान उसे वो ढाल दे रहा है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और दरअसल हुआ भी यही था। अदालतें तो संविधान के लिखे हुए अक्षरों से बंधी थी,
इसलिए उन्होंने संपत्ति के अधिकार को आधार बनाकर जमींदारी खत्म करने वाले कानूनों को रोकना शुरू कर दिया। सरकार आमने सामने आ गए। हाँ, यहीं पर एक अकेले व्यक्ति के अधिकार और पूरे राज्य के कल्याण के बीच एक बहुत बड़ा व्यवहारिक टकराव पैदा हो गया। इसी टकराव को सुलझाने के लिए संविधान लागू होने के महज 1 साल बाद ही 1951 में पहला संशोधन लाया गया। और यहीं से उस 9वीं अनुसूची की शुरुआत हुई। हाँ, इसी संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल बनाई गई। इस माइंड मैप में 9वीं अनुसूची को एक जादुई तिजोरी या मैजिक वॉल्ट के रूप में दर्शाया गया। तो इस तिजोरी का लॉजिक क्या था? देखिए, इसे जादुई तिजोरी इसलिए कहा गया क्योंकि सरकार ने ये व्यवस्था कर दी कि अगर वो कोई कानून, विशेषकर जो भूमि सुधार से जुड़ा कानून है, वो बनाकर इस 9वीं अनुसूची रूपी तिजोरी में डाल देती है, तो अदालतें उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाएंगी। अच्छा, मतलब कोर्ट उस कानून को मौलिक अधिकारों के हनन के नाम पर रद्द नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। वो कानून सुरक्षित हो गया और फिर कुछ ही साल बाद जो चौथा संशोधन आया 1955 में, उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार जनहित में जो संपत्ति अधिग्रहित करेगी उसके लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि पर भी अदालत में कोई बहस नहीं हो सकती। क्या बात है, मतलब सरकार ने अपना रास्ता पूरी तरह से साफ कर लिया। हाँ, ये उस नवजात लोकतंत्र में संतुलन बनाने का पहला बड़ा प्रयास था। तो संविधान के शुरुआती ढांचे को समझने के बाद अगर हम उस समय की एक और बड़ी चुनौती की तरफ देखें तो वो थी देश का आकार। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। माइंड मैप के अगले हिस्से में भारत का नक्शा बहुत ही रचनात्मक ढंग से एक जिगजॉ पजल की तरह दिखाया गया है, जिसके टुकड़े आपस में जुड़ रहे हैं। जिगजॉ पजल, हाँ, ये बहुत सही रूपक है ना? ये विजुअल ये एहसास दिलाता है कि आज़ादी के बाद भारत का नक्शा कोई पहले से तैयार तस्वीर नहीं थी। मतलब ये एक लाइव पजल था जिसे समय के साथ सावधानी से जोड़ा जा रहा था। और ये पजल जोड़ना वाकई एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी। आज हमें जो भारत का नक्शा एकदम साफ सुथरा दिखता है, 1950 में वो वैसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, मैंने सुना है तब राज्य अलग तरीके से बटे हुए थे। बिल्कुल, उस समय भारत रियासतों, ब्रिटिश प्रांतों और अलग-अलग क्षेत्रों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था। संविधान की शुरुआत में राज्यों को ABCD जैसी अजीब और अस्थायी श्रेणियों में बांटा गया था। ABCD, ये तो बड़ा अजीब सिस्टम है। हाँ, और ये प्रशासनिक व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती थी क्योंकि लोगों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान तो एकदम अलग थी। अच्छा, तो शायद इसीलिए 7वां संशोधन लाया गया, क्योंकि यहाँ विजुअल में लिखा है कि इसने भाषा के आधार पर राज्यों का ऐतिहासिक पुनर्गठन किया। एकदम सही। 1956 में 7वें संशोधन ने उस पुरानी ABCD व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके जरिए देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में एक तार्किक रूप से पुनर्गठित किया गया। लेकिन वो पजल तो अभी भी पूरा नहीं हुआ था, ना? नहीं, कई बाहरी और नए क्षेत्रों का विलय होना अभी बाकी था। इसीलिए हम देखते हैं कि 10वें, 12वें और 14वें संशोधन के जरिए दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव और पुडुचेरी को भारत के नक्शे में शामिल किया गया। ओहो, मतलब एक-एक करके पजल के पीस जुड़ रहे थे। हाँ, और फिर इस पजल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टुकड़ा जुड़ा 1975 में 26वें संशोधन के जरिए। अच्छा, तब क्या हुआ था? तब सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना। कमाल का सफर है ये तो। नक्शे के साथ साथ इस दस्तावेज में ना एक और पेड़ का विजुअल है, जिसकी शाखाओं पर कई भाषाओं में नमस्ते वाले रंग बिरंगे बुलबुले बने हुए हैं। हाँ, ये भारत की भाषाई विविधता को दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन संविधान में किसी भाषा को शामिल करने की ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? यहाँ 8वीं अनुसूची और 21वें, 71वें और 92वें संशोधनों का जिक्र है। मतलब किसी भाषा को इस लिस्ट में डालने से जमीन पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। 8वीं अनुसूची कोई महज एक लिस्ट नहीं है। ये भारत की सांस्कृतिक विविधता को संवैधानिक मान्यता देने का एक बहुत बड़ा तरीका है। वो कैसे? जैसे जब 1967 में 21वें संशोधन के जरिए सिंधी भाषा को 15वें मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में शामिल किया गया, तो दस्तावेज इसे विस्थापित सिंधी समुदाय के लिए एक भावनात्मक जीत बताता है। हाँ, पहचान मिलना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, लेकिन इसके व्यावहारिक फायदे भी हैं।
जब कोई भाषा 8वीं अनुसूची में आती है तो उसे साहित्य अकादमी में मान्यता मिलती है। उस भाषा में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं दी जा सकती हैं और सरकार उसके विकास के लिए संसाधन मुहैया कराती है। अच्छा, तो सिर्फ नाम नहीं जुड़ता, पूरा सपोर्ट मिलता है। हाँ, इसके बाद 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जुड़ी और फिर 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया, जिससे कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 हो गई। मतलब ये विजुअल साफ दिखाता है कि भारत नाम का ये पेड़ अपनी शाखाओं में अलग अलग आवाजों और संस्कृतियों को कैसे जगह दे रहा था। बिल्कुल। तो यहाँ तक तो सब कुछ एक बहुत ही क्रमिक और व्यवस्थित विकास की तरह लग रहा है। हाँ, लेकिन तस्वीर अब बदलने वाली है। एकदम से, क्योंकि अब हम इस पीडीएफ के सबसे नाटकीय हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ का विजुअल एकदम से बदल जाता है। मतलब एक बहुत ही जबरदस्त रस्साकशी चल रही है, जिसे टग ऑफ वॉर कहते हैं। हाँ, वो चित्र काफी प्रभावशाली है। एक तरफ संसद की इमारत है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, और दोनों एक रस्सी को पूरी ताकत से अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। और उसके ठीक बगल में एक विशाल बवंडर यानी टॉर्नेडो का चित्र है, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। ये दौर ही ऐसा था। मतलब ये विजुअल बिना कुछ कहे ही बता रहा है कि ये दौर कितना उथल-पुथल भरा रहा होगा। वाकई ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे तनावपूर्ण अध्याय है। 1970 के दशक का वो दौर शक्तियों के परीक्षण का दौर था। मुख्य सवाल ये था कि सर्वोच्च कौन है। मतलब पावर किसके पास है? हाँ, क्या संसद जो जनता द्वारा चुनी गई है वो कुछ भी बदल सकती है, या फिर न्यायपालिका जो संविधान की रक्षक है उसका पलड़ा भारी है। और इसी टकराव में वो 24वां और 25वां संशोधन आया। बिल्कुल। इन संशोधनों ने स्पष्ट रूप से संसद को ये असीमित शक्ति दे दी कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, मतलब यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों को भी। बाप रे। ये सब कुछ बड़े अदालती फैसलों जैसे गोलकनाथ केस को पलटने के लिए किया गया था। फिर 39वां संशोधन आया, जिसने ये तय कर दिया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों में अदालतें दखल ही नहीं दे सकती। एक सेकंड, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का यहाँ जमीनी मतलब क्या था? सरल शब्दों में समझाती हूँ। मान लीजिए संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान के मूल ढांचे या नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि वो उस कानून की समीक्षा करे, उसे परखे, और अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य या रद्द घोषित कर दे। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अच्छा, और संसद उस शक्ति को खत्म करना चाहती थी? हाँ, संसद उस दौर में इसी शक्ति को खत्म करना चाहती थी ताकि वो अपनी नीतियों को बिना किसी कानूनी रुकावट के आसानी से लागू कर सके। मतलब ये रस्साकशी में पूरी तरह से संसद अपनी तरफ रस्सी खींचने की कोशिश कर रही थी। और फिर ये जो ताला लगा हुआ बवंडर है, ये किस चीज का प्रतीक है? ये बवंडर 42वें संशोधन का प्रतीक है जो 1976 में आया था। इसे अक्सर लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों? क्योंकि इसने संविधान के इतने बड़े हिस्से को एक साथ बदल दिया था। ये आपातकाल के दौरान लाया गया था। इस चित्र में जो ताला है वो शक्ति के एक तरफा केंद्रीकरण को दर्शाता है। यानी सारी पावर एक जगह इकट्ठी कर ली गई। बिल्कुल। इसने अदालतों की उसी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहुत हद तक कम कर दिया जिसकी हमने अभी बात की। और तो और इसने राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य कर दिया। और इसी समय शायद कुछ नए शब्द भी जोड़े गए थे। हाँ, इसी समय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे नए शब्द जोड़े गए। साथ ही नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए। मतलब शक्तियों का जो संतुलन था वो पूरी तरह से कार्यपालिका और विधायिका की ओर झुक गया था। तो अगर सब कुछ एक ही दिशा में जा रहा था, तो ये व्यवस्था वापस पटरी पर कैसे आई? क्योंकि ठीक अगले विजुअल में ना एक बड़ा सा रिफ्रेश या वापसी वाला तीर बना है, जैसा कंप्यूटर या स्मार्टफोन में अंडू करने के लिए होता है। जब चुनाव हुए और नई सरकार आई तो ये महसूस किया गया कि सत्ता का इतना अधिक केंद्रीकरण भविष्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, कोई भी मनमानी कर सकता है। बिल्कुल। और यहीं से उस बवंडर के असर को कम करने या आपके शब्दों ने कहें तो अंडू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। दस्तावेज इसे ऐतिहासिक वापसी कहता है। तो ये अंडू हुआ कैसे?
43वें संशोधन ने 1977 में सबसे पहला काम ये किया कि अदालतों को उनकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति वापस लौटा दी। अच्छा। लेकिन एक बात बताइए, कंप्यूटर के अंडू और लोकतंत्र के अंडू में एक फर्क होना चाहिए। कैसा फर्क? मतलब कंप्यूटर में तो बस पुरानी फाइल वापस आ जाती है, क्या यहाँ सिर्फ पुरानी स्थिति बहाल की गई या भविष्य के लिए कोई फायरवॉल भी लगाया गया ताकि ऐसा बवंडर दोबारा ना आए? ये बहुत ही सटीक तुलना की है आपने। लोकतंत्र के इस अंडू बटन ने सिर्फ पुरानी स्थिति बहाल नहीं की, बल्कि सिस्टम में नए फायरवॉल भी लगाए। अच्छा, वो कैसे? ये काम 44वें संशोधन ने किया, जो 1978 में आया। इसने बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जोड़े, जैसे पहले आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया जा सकता था। हाँ, जो कि बहुत ही गोलमोल शब्द है, कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। बिल्कुल, इसीलिए 44वें संशोधन ने इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार इतनी आसानी से आपातकाल न लगा सके। और आपको याद है वो संपत्ति का मौलिक अधिकार? हाँ, बिल्कुल, जिस पर हमने शुरुआत में तराजू वाले चित्र में चर्चा की थी और जो सारी समस्याओं की जड़ था, जमींदारी हटाने में दिक्कत आ रही थी। वही 44वें संशोधन ने आखिरकार उस विवाद को हमेशा के लिए जड़ से ही खत्म कर दिया। कैसे? उसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से ही हटा दिया और उसे सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया। अरे वाह, मतलब तराजू का वो पलड़ा ही बदल दिया। हाँ, ये संतुलन की एक बहुत बड़ी वापसी थी। ये पूरा घटनाक्रम वाकई में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। अब अगर हम माइंड मैप के अगले हिस्से की तरफ देखें ना, तो कहानी एक अलग ही दिशा में मुड़ जाती है। हाँ, फोकस एकदम बदल जाता है। बिल्कुल, हम दिल्ली की उच्च स्तरीय सत्ता की लड़ाई यानी संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सीधे जमीनी स्तर पर आ गए हैं। एक चित्र में नीचे एक ग्राम पंचायत बैठी और उसके ठीक ऊपर एक आधुनिक शहर की झलक है। और दूसरे चित्र में? दूसरे चित्र में एक पारदर्शी बैलेट बॉक्स है जिसके ऊपर एक ग्रेजुएशन कैप रखी है। सत्ता का ये फोकस अचानक से नीचे की तरफ कैसे बदल गया? देखिए, ये विजुअल्स 80 और 90 के दशक के उस बड़े वैचारिक बदलाव को दर्शाते हैं। तब तक ये एकदम स्पष्ट हो चुका था कि इतने बड़े और विविध देश में लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से नहीं चल सकता। सही बात है, गांव के फैसले दिल्ली में कैसे हो सकते हैं? वही सत्ता को आम इंसान के दरवाजे तक ले जाना ही होगा। इसी सोच से 73वां और 74वां संशोधन आया 1992 में। इन्होंने पंचायत राज संस्थाओं और शहरी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया। यानी संविधान में भाग 9 और 9 क जुड़े गए। बिल्कुल, यानी सत्ता को पिरामिड में ऊपर से नीचे की तरफ भेजा जा रहा था। एकदम सही कहा आपने। इसे सत्ता का सच्चा विकेंद्रीकरण कहा गया। गांवों और शहरों के स्थानीय लोगों को, महिलाओं को और पिछड़े वर्गों को अपने विकास के फैसले खुद लेने का अधिकार मिला। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और वो जो बैलेट बॉक्स और ग्रेजुएशन कैप वाला चित्र है, वो क्या है? वो भारतीय लोकतंत्र में युवा ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक है। 61वें संशोधन ने 1989 में एक झटके में मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। मतलब करोड़ों युवाओं को अचानक से लोकतंत्र में अपनी सरकार चुनने का सीधा अधिकार मिल गया। हाँ, और वो जो ग्रेजुएशन कैप है ना, हाँ, वो किस लिए है? वो 86वें संशोधन का प्रतीक है जो 2002 में आया था। इसने एक बहुत बड़ी शैक्षिक क्रांति ला दी थी। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में? हाँ, इसने शिक्षा को महज एक सरकारी नीति से उठाकर एक मौलिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई। ग्रेजुएशन कैप इसी बात को दर्शाती है कि लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसकी नींव में शिक्षा ना हो। बिल्कुल, यानी हमने युवाओं के हाथ में वोट और कलम दोनों की ताकत दे दी। चलिए अब व्यवस्था की थोड़ी सफाई की बात करते हैं। सफाई? हाँ, वो भी जरूरी थी। अगली विजुअल में ना एक क्रॉस के लाल निशान पर एक गिरगिट बैठा है। मतलब आयाराम गयाराम की राजनीति को दर्शाने के लिए गिरगिट से बेहतर कोई प्रतीक शायद ही हो सकता है। हाँ, सही कहा। ये भारतीय राजनीति की एक बड़ी विडंबना थी। 80 के दशक में दल बदल एक बड़ी बीमारी बन गया था। दल बदल मतलब पार्टी बदलना? हाँ, नेता चुनाव तो किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतते थे, लेकिन मंत्री पद या सत्ता के लालच में रातों रात दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे। इससे सरकारें एकदम अस्थिर हो रही थीं। मतलब आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में? बिल्कुल, गिरगिट की तरह रंग बदलना। इसी राजनीति पर ब्रेक लगाने के लिए 52वां संशोधन लाया गया 1985 में।
इसने दल बदल विरोधी कानून बनाया और 10वीं अनुसूची जोड़ी। यानी ये एक तरह का राजनीतिक लॉक इन पीरियड था। आप जिस पार्टी के टिकट पर चुनकर आए हैं, आपको उसी के साथ रहना होगा, वरना आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। एकदम सही। और इसी के साथ यहाँ 91वें संशोधन का भी जिक्र है, जिसने कैबिनेट का आकार 15% तक सीमित कर दिया। वो भी इसी सफाई अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। वो कैसे? देखिए, पहले नेताओं को दल बदलने से रोकने या उन्हें खुश रखने के लिए जंबो कैबिनेट बनाई जाती थी। मतलब इतने सारे मंत्री बना दिए जाते थे कि सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता था। सबको मंत्री पद बांट दो ताकि कोई पार्टी ना छोड़े। वही तो इस संशोधन ने तय कर दिया कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, तो राजनीतिक व्यवस्था तो साफ हो रही थी, लेकिन आर्थिक व्यवस्था का क्या? यहाँ एक विजुअल है जिसमें पजल के टुकड़ों से बना एक बड़ा सा रुपये का चिन्ह है। हाँ, आर्थिक एकीकरण। इन टुकड़ों पर वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स लिखा है और ये सब मिलकर 1 रुपया बना रहे हैं। यह 101वां संशोधन है, जिसे हम जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा कर सुधार था। हाँ, 2016 में आया था ना ये। बिल्कुल। 2016 से पहले अगर कोई व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्यों में माल भेजता था तो उसे कई तरह के टैक्स, चुंगी और नाके पार करने पड़ते थे। हर राज्य के अपने अलग टैक्स थे। इसलिए ये अलग-अलग पजल के टुकड़े दिखाए गए हैं। बिल्कुल सही। इन सब को मिलाकर एक देश एक टैक्स का एकीकृत बाजार बनाया गया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज उभर कर आई वो थी सहकारी संघवाद। एक सेकंड, ये सहकारी संघवाद क्या है? इसे जरा सरल शब्दों में समझाएं। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, बल्कि साझेदार हैं। अच्छा। देखिए, जीएसटी लागू करने के लिए राज्यों को अपने टैक्स लगाने के अधिकार छोड़ने पड़े। इसके बदले में एक शक्तिशाली जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जहां केंद्र और राज्य मिलकर फैसले लेते हैं। ये दोनों के एक साथ आकर काम करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या बात है, मतलब टकराव से हटके साझेदारी। अब हम इस विजुअल सफर के एकदम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। हाँ, आखिरी पन्ने काफी महत्वपूर्ण है। एक चित्र में ऊपर की ओर जाता हुआ एक तीर है, जिसके नीचे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं। यहाँ 102वें, 103वें और 105वें संशोधन का जिक्र है। ये दर्शाता है कि हमारा वो जीवित पेड़ आज भी अपनी शाखाओं का विस्तार कर रहा है। बिल्कुल। समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास लगातार जारी है। 102वें और 105वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और राज्यों को अपनी खुद की ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार सुनिश्चित किया। लेकिन यहाँ 103वां संशोधन जो है वो शायद एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव लेकर आया था। बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव कैसे? मतलब क्या पैमाना बदला गया था इसमें? देखिए, दशकों से हमारे देश में आरक्षण का आधार मुख्य रूप से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन रहा था, यानी मोटे तौर पर जाति व्यवस्था। 103वें संशोधन ने पहली बार इस आधार को बदलते हुए आर्थिक स्थिति को एक पैमाना बनाया। अच्छा, ईडब्ल्यूएस वाला कोटा। हाँ, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई। और इसके बाद जो आखिरी प्रमुख विजुअल है, संसद के सामने मशाल लिए एक महिला खड़ी है। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, यानी 106वां संशोधन। ये भारतीय लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। दशकों की बहस के बाद इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त किया, यानी 1/3 सीटें। लेकिन इस पीडीएफ में इसके लागू होने की प्रक्रिया को एक फ्लोचार्ट के रूप में दिखाया गया है, जिसमें 3 शर्तें हैं। पहली जनगणना, फिर परिसीमन और तब जाकर प्रभाव। इसका क्या मतलब है? ये इस कानून का तकनीकी पहलू है। देखिए, कानून पास तो हो गया है, लेकिन इसे जमीन पर लागू करने के लिए पहले देश की आबादी का ताज़ा डेटा चाहिए। यानी नई जनगणना? बिल्कुल। उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया जाएगा, जिसे परिसीमन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही ये 33% आरक्षण जमीनी हकीकत बनेगा। समझ गया।
तो ये 1951 से लेकर 2023 तक 106 संशोधनों का एक असाधारण सफर रहा। अब हम इस माइंड मैप के एकदम निष्कर्ष पर हैं। और आखिरी चित्र बहुत ही गहरा है। हाँ, यह एक बहुत ही गहरा विजुअल है। अशोक चक्र 3 बड़े स्तंभों पर संतुलित है, संसद, न्यायपालिका और जनता। और इसके नीचे लिखा है, संविधान हमारी एकता और विविधता का सबसे बड़ा गारंटर है। अगर हम इन सभी चित्रों, रूपकों और इस पूरे दस्तावेज का सार निकालें ना, तो वो इसी विजुअल में छिपा है। कैसे? देखिए, 1 से 106 संशोधनों की ये लंबी यात्रा केवल पुराने कानूनों को मिटाने और नए कानून लिखने की नहीं है। ये यात्रा दरअसल इन 3 स्तंभों के बीच एक नाजुक संतुलन तलाशने का ब्लूप्रिंट है। विधायिका, न्यायपालिका और जनता। हाँ, विधायिका जो जनता की इच्छाओं से कानून बनाती है, न्यायपालिका जो ये सुनिश्चित करती है कि वे कानून मूल ढांचे के खिलाफ ना हो, और सबसे महत्वपूर्ण, वे आम नागरिक जिनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये पूरी व्यवस्था काम कर रही है। ये विजुअल साबित करता है कि हमारा संविधान सच में एक जीवित, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। बिल्कुल। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी का आइकन दबाएं।